नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी हस्ती मिटती नहीं हमारी। सहजता, सरलता और वास्तविकता, ये सुषमा मुनींद्र जी के लेखन की विशेषताएं हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुछ लोग कहते हैं कुछ घर विचित्र होते हैं और ये घर विचित्र है। कुछ कहते हैं ये घर बाहर से जिस तरह मातमी होने का आभास देता है, भीतर से उस तरह मातमी नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कुछ घर सुखी होते हैं और ये घर ऐसा सुखी संपन्न पहले कभी नहीं था। तो लोग ठीक कहते हैं। विकास की बाढ़ जोते गांव अरहट, जिसकी असुविधाओं से गुजरते हुए नई वधुएं अपने पहले प्रवास में ही इसका नाम अरहट से मरघट कर देती हैं, का ये सबसे आलीशान मकान है। इसके कमरों की दीवारों पर चारों ओर नवल किशोर ने अपनी सनक अथवा जिद, जिसे वो सावधानी कहता था, के कारण 1 फीट के समान दूरी पर खासे मोटे कीले ठुकवा दिए हैं कि बाद में ये वज्र निरक्षर औरत अम्बी कीले ठोककर पलस्तर नष्ट करेगी। 4 आलीशान कमरे, आधुनिक नहीं पर सुविधा संपन्न, स्नान गृह, शौचालय और खूब फैला हुआ कच्चा आंगन, जहां अम्बी ने नींबू, सीताफल, चीकू और बॉटल ब्रश के पेड़ लगा रखे हैं। बॉटल ब्रश का पौधा जुगल पता नहीं कहाँ से ले आया था। अम्बी उसका नाम नहीं जानती थी, पर फागुन में जब वो लाल हो दहक उठता है, तब नीचे की ओर झुकी आ रही कोमल टहनियों को स्पर्श कर वो अचंभित रह जाती। इस घर की सत्ता अम्बी के हाथ में कभी नहीं रही, पर संचालन वही करती आई है और अब वो नेतृत्व पूरी तरह से उसके हाथ में है। दूनों कुलमा इतना सुख अब तक नहीं मिला। अपने अलभ्य सुख की व्याख्या करते हुए अबोध सा गौरव अम्बी के पतले चेहरे पर तारी हो जाता, जो इस कुटुंब की स्त्रियों की खींच बढ़ा देता कि सुंदर होती तब कितनी गजब ढाती। अब ये घर का नेतृत्व अम्बी के हाथ में है, पर अभ्यासवश वो अपने ही कमरे में रहती है। नवल किशोर के कमरे में उसने ताला डाल दिया है। जब जुगल किशोर जनपद से आता है, तब पिता के सील्ड कमरे को झाड़ पोंछ कर चमका देता है। क्या चाची, अब इस कमरे से कैसा बैर? चाचा रहे नहीं तो उनसे भी कैसा बैर? यहो कमरा चमका दिया करा, जैसन हमारा कमरा चमका दिया करता है। तब संयुक्त परिवार के बच्चे जुगल के माता पिता को चाचा चाची कहते थे, तो वो भी कहने लगा। संयुक्त परिवार वर्षों पहले टूट गया, संबोधन बरकरार रहा। अम्बी कहना चाहती, जुगल, हमें बैर इस कमरे से नहीं, इससे जुड़ी निर्मोही स्मृतियों अनुभूतियों से है। पर कुछ न कहकर न जाने किस भाव से हंस देती। तब जुगल भी हंस देता। जुगल वो सेतु पुत्र है जिसका प्रदर्शन माता पिता दोनों के समक्ष बेहतर रहा है। कौन किसकी माँ होगी, ये पूर्णतः प्राकृतिक मामला है। यहाँ चयन का प्रावधान नहीं होता। माँ की कुरूपता को लेकर जुगल को पछतावा, हीनता नहीं व्याप्ति थी। जुगल जानता है इस घर में चाची के लिए जगह नहीं थी। वे जगह की उम्मीद किए बिना रहती नहीं, और एक दिन उनके लिए जगह बन गई, जिसका बनना उन्होंने नहीं जाना। उर्मलिया खानदान की औरतों के बीच होने वाली अनौपचारिक बैठकों का प्रमुख मुद्दा अम्बी हुआ करती है। मनसेरुआ कुत्तों को नहीं पूछिस, पै ही अम्बी भागवान। नई आई पुतौहें मैदान जाती हैं और आ गुसल खाना में घुस के खूब मलमल के नहाती। नई दुल्हनें इंदारा में नहाती हैं। भागवान तो तय है ही, लड़का एके है पर सरमन है, अर्थात श्रवण कुमार है। और हमरे घर में निठल्लन के बारात तैयार हो गई है। झगुआ भर लड़का कौनो अरथ के ना निकले। संताप प्रकट कर रही इस उर्वरा स्त्री की प्रतिवर्ष पुत्र छापने के उपलक्ष्य में कभी प्रशस्ति गाई जाती थी। आज ये सबसे अधिक पीड़ित बताई जाती है। मनसरुआ मरत मरगा पे एक के चेहरा में सिकन नहीं आई। चिटका बरे ऐसन कसाई मनसरुआ के चिटका त बरगा, ये कहा नवल जैसो रहा ओहिन के कारण यह अम्बी नोट गिन रही है। बिल्कुल ऐसे लाभप्रद दिनों की अम्बी ने कल्पना नहीं की थी। अम्बी की सिफर अर्थव्यवस्था एकाएक मजबूत हो गई। नवल की सेना निवृत्ति में 5 वर्ष शेष थे। सेना निवृत्ति की आयु सीमा पूर्ण होने तक अम्बी को फुल पेंशन मिलेगी, बाद में फैमिली पेंशन।
जुगल की अनुकंपा नियुक्ति के रूप में गृह जिला के कॉलेज में लैब टेक्नीशियन का पद मिल गया। नवल अम्बी की परछाई से दूर भागता रहा, पर मरने के बाद अपने नाम से मिलने वाले साधन और संसिद्धि से उसे वंचित न कर सका। अम्बी ने एक मुश्त इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। पहली बार हाथ आए रुपयों को देखकर वो अजब कामयाबी से मुस्कुरा दी थी। रुपयों को हथेली पर रखकर इस तरह तौला था मानो जांच कर रही हो इतने रुपयों का वजन आखिर होता कितना है। उसके पतले चेहरे पर भरपूर हंसी झिलमिला आई थी। कृत्रिमता अथवा औपचारिकता से भिन्न वो सच्ची और परिपूर्ण हंसी थी, जिसके आवेग को रोकना उसके वश में न था। अम्बी की हंसी का समाचार सुन परिवार की औरतों ने दो कारणों से बुरा माना था। एक, ये ऐसी परिस्थिति में हंस कैसे सकती है। दो, इसे हंसते देखा ही कब। जब कभी हंसी तो संदेह बना रहता था, हंसते हुए पता नहीं कब अपनी दुख गाथा का मार्मिक जिक्र करते हुए रो देगी। और अब है ता मंसरुआ के मरे माना रोई। किसी भी ग्रामीण स्त्री की तरह उर्मलिया खानदान की महिलाएं भी रोदन कला में कुशल मानी जाती हैं। पेशेवर रुदालियों की तरह इच्छानुसार आंसू ढारने की गुणवत्ता जिस स्त्री में विकसित नहीं होती वो असंवेदनशील कही जाती है, उसकी निंदा होती है। नवल का काम कठोर रहा। मरत मरगा पे अम्बी के सूरत नहीं देखिस। कुरूपे इतनी है कि अम्बी को बताया जाता रहा कि वो कुरूप है। यही कारण उसे अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता था, पर अच्छा लगता था। कभी कभी मौज में आकर चेहरे पर टेल्कम पाउडर, भाल पर सुनहरी टिकुली, आंखों में अंजन आंज लेती। उसे श्रृंगार रत देख अम्मा जी अर्थात सास हस्तक्षेप करती। जरे तोर ढेपरा अर्थात श्रृंगार, नवल का खुश कर ले त जानी। तब अम्बी को विरोध दर्ज कराना नहीं आता था। महीन आवाज में कहती, अम्मा जी आँखी नहीं आंजी त पिराए लगती हैं। अम्मा जी उसे विचित्र भाव से देखकर अलग जा बैठती। पति द्वारा बहिष्कृत किए जाने का मलाल उसे आरंभिक दिनों में बहुत था, बाद में कम होता गया। अब तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद को किसी सीमा तक आज़ाद पाती है। उसकी आज़ादी उसका आनंद है। उसका आनंद तब बढ़ जाता जब देखती परिवार की महिलाएं दूसरे तीसरे वर्ष प्रसव से गुजरकर तमाम व्याधियों से घिरी रहती हैं। उन दिनों जच्चा बच्चा का मंगल पूर्ण रूपेण भगवान के हाथ में था। ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिसके एक दो शिशुओं की मृत्यु ना हुई हो। अम्बी के मात्र एक संतान हुई और जच्चा बच्चा कुशल रहे। अरहट में आज भी इसे चमत्कार के तौर पर देखा जाता है। सुनते हैं जनगणना में उर्मलिया खानदान की स्त्रियों ने अपने परिवार के सदस्यों की लंबी सूची अंकित कराई थी। तब जनगणना कर रहे शिक्षक ने अम्बी से दोबारा पूछा था, बस एक संतान? ठीक ठीक बता रही हैं कि छिपा रही हैं? कुल एक, अम्बी ने दोहरा दिया। नहीं, आप गांव की औरतें जब महिला डॉक्टर के पास जाती हैं तब 12 से 8 घटाकर 4 संतान बताती हैं, क्योंकि डॉक्टर डांटती है। अभी और कितने बच्चे होंगे? कुल एक। मालूम होता है गांव में जागरूकता आ रही है। किसी बुढ़िया पुरनिया ने मुंह बर्रा कर कहा था, का हवा में लड़का पैदा होते हैं, पता नहीं कौन धोखा माँ जुगल पैदा हुई का। शिक्षक सही अर्थ ग्रहण नहीं कर सका अथवा शिष्टाचारवश चुप रहा। कथन पर तनिक ध्यान न दे अपने काम में मुब्तला रहा आया। पतले चेहरे पर भीतर धसे कपोलों पर चेचक के उठते दाग और प्रथुल अधर, जौ के रंगत वाली त्वचा भी उसकी कुरूपता को दुरुस्त नहीं कर सकती थी। यदि कुछ खूबसूरत था तो उसके उजले दांत और छोटे छोटे खामोश पैर। उसके तलवों की बनावट मुलायम और गद्देदार थी, इसलिए चाप नहीं होती थी, या वो बिल्ली किसी सतर्कता और सावधानी से तलवों को रखती थी। बुढ़िया पुरनिया लोकोक्ति बखानती, जिन पर आहट नहीं मिले उही जल्दी विधवा हुई जाती हुई। अम्बी का स्त्री विमर्श से परिचय नहीं था, न ही स्वतंत्र चेता थी। बस बिना सोचे विचारे अपनी सहजता में कह देती, काकी बतावा, आदमी मेहरिया के भाग को भाग से काहे जियत मरत है? आदमी के भाग कुछ नहीं होए। तें बेसहूर, बहुत होशियारी न झारा कर। अम्बी विधवा हुई, पर तब तक आदमी को खा लेने वाली सुकुमार वयस से काफ़ी आगे निकल आई थी। प्रौढ़ता ने मानसिक मजबूती दी, प्रतिकूलताओं ने दुस्साहस। ऐसे में वैधव्य, भय, पश्चाताप, निराशा या अपराध बोध क्या जागता? वो तो मुक्ति पर्व बनकर आया।
विवाह के संस्कार में खुले बाल और पियरी अर्थात पीली साड़ी पहने हुए वो 9 की थी, नवल किशोर 16 का। अम्बी ने पियरी में मुंह गाड़ रखा था और मुक्त केश चेहरे पर छितरा आए थे। नवल ने अपनी किशोर ऐंठ या झिझक में अम्बी को देखने का प्रयास नहीं किया। देख लेता तो भी स्वर्गीय पिता के सबसे बड़े भाई, परिवार के मुखिया कक्कू द्वारा तय किए गए विवाह को रद्द न कर पाता। 5 वर्ष बाद गौने पर आई अम्बी को देखकर वो कोठरी से हाँफता हुआ बाहर आया था। अम्मा जी, या दुल्हन आए क्या डाकन अर्थात डायन। वर्तमान पीढ़ी के लड़कों को दुल्हनों के साथ एक कमरे में रहने की इजाज़त दी जाती है, पर तब लज्जा प्रथा बहुत थी। दुल्हनों को कोठरी अलॉट कर दी जाती थी और लड़के ओसारी में सोते थे। घात लगाए जागते पति रात के किसी प्रहर छापा मारते थे। संजले कक्का का छोटा पुत्र 12 महीने पत्नी के कमरे में सोता था, इसलिए उसे वज्र मेहरा कहा जाता था। संयुक्त परिवार की 4 जेठानी देवरानी में सबसे छोटी अम्मा जी का इकलौता पुत्र शहर की हवा लग जाने के कारण वैसे भी अम्मा जी को समय समय पर लज्जित करता रहता था और आधी रात को गुहार मचा कसर पूरी किए दे रहा था। अम्मा जी ने घबराकर नवल को उसके ओसारे में बिछी खटिया पे ठोस दिया। चल सो जा, एकर रूप देख के मही ओकी आवत है। अम्मा जी, कक्कू के हम का नसायन जो हमारे साथ अत्याचार करें, अर्थात इसका रूप देखकर मुझको उबकाई आती है। अम्मा जी, कक्कू का हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ये अत्याचार किया? चुप हो जा। कक्कू नवल के प्रबल रिपु बन जाएंगे ये तय था। नवल नफरत और क्रोध से भर गया। वो घर गांव तो क्या, कक्कू का दिया गया नाम तक छोड़ देना चाहता था। पर सब कुछ छोड़ा जा सकता है, अपना नाम नहीं छोड़ा जा सकता। कक्कू अंत समय तक रटते रहे, एके बाप का हम आगी अर्थात आग देहन और या सार हमारी नफरत से देखत है। संयुक्त परिवार टूटने के बाद ये एक बड़ा फर्क सामने आया था कि जिस काम को कर्तव्य समझकर किया था उसका गान एहसान की तरह किया जाने लगा था। अम्बी जब भी नैहर जाती, टोला मोहल्ला की औरतें पूछती, यहो दर की कुछ नहीं आए, अब तक बाल बच्चा होबा चाहिए, अर्थात इस बार भी कुछ नहीं है, अब तो बाल बच्चा होना चाहिए। अम्बी ने माँ से भेद कहा था। माँ ने रोने गाने के बाद ऐलान किया, बिटिया अब ससुराल ना जाई, जब आदमी नहीं पूछे है। बड़ा भाई भकुआ कर बोला, जई अम्बी, वा घर में तोर कानूनी हक है। उर्मलिया जी अर्थात नवल त चाहते हैं ते मर है राजा त दूसर काज कई लें। कॉलेज में संगीत के मास्टर बन गए हैं, उन्हीं कितनों लड़की मिल जाई हैं, पर तोर कहों ठिकाना ना लागी। वा घर में तोर कानूनी हक है। अम्बी को कानूनी हक वाली बात सदा याद रही और इसी आधार पर वो अरहट में रहने का उद्यम कर सकी। तमाम अंतर्कलह, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता के बावजूद संयुक्त परिवार की एक खूबी जरूर रही। 2 जून की रोटी और कोने में सोने की जगह हर सदस्य को मिल जाती थी। तो अम्बी कानूनी हक के भरोसे उस घर में रही और खूब रही। यहाँ तक कि वो जानती थी कि हिस्सा बांट के बाद यह आलीशान मकान नवल ने उसके नितार्थ नहीं बनवाया है, बल्कि इस प्रतिद्वंदिता में बनवाया है कि जब बिना हैसियत वालों ने अपने अपने भाग को सामर्थ्य अनुसार सुधरवा लिया है तो वो तो बड़ी हैसियत वाला है। अम्बी निहितार्थ जानती थी, पर उसे कानूनी हक वाली बात इतनी पसंद थी कि घर के निर्माण काल में वो प्रचंड घाम में छाता ताने खड़ी रहती और मजदूरों से हचक कर काम लेती। और आज तो उसे लगता है यदि ज़िंदगी को एक एक क्षण में विभाजित करके देखें तो वो क्षण भले ही कठिन रहे हों, पर उन क्षणों को समग्र रूप से मिलकर देखें तो ज़िंदगी जल्दी ही बीत गई है, बीतने की प्रतीति तक न हुई। उधर अम्मा जी का अभाव बढ़ता जा रहा था। सबकी बहू बेटियां रत्न जन रही थीं और उनकी एक ही बहू है, वो भी बेढंगी। लागत है नाती नतुरा न खिलाओ। अम्मा जी जानती थी दोष बहू का नहीं नवल का है, पर उनका संताप बहू के सामने खुलता था। ग्रीष्मावकाश में नवल जब गांव आया, अम्मा जी ने उसकी खटिया उसारी से उठाकर कोठरी में बिछवा दी। वो कोठरी से खटिया बाहर निकालने लगा। अम्मा जी ने बाहर से सकड़ी लगा दी। नवल अम्मा जी की योजना समझ गया कि वो अम्बी के साथ रहने की आदत डाले। वो मुंह फेर कर बैठ गया। अम्बी के आंसू तब बहुत बहा करते थे। उसने अर्ज की, पहले हमार दोस्त बतावा, फिर फांसी दिया। सगरा गांव कहत है हम बांझ हैं। बहुत साध ही तलय। वो प्रेम अव्यक्ति नहीं बलात्कार था।
बलात्कार वैध था, परिणाम खूबसूरत। अम्बी ने अपना प्रसव स्वयं संपन्न कर लिया था। उसने देख सुन रखा था। लंबी प्रसव वेदना के बाद शिशु जन्म होता है, किंतु तरेंट में आधे घंटे की मामूली चुभन के बाद ही उसे देहरी के पास शिशु लाभ मिल गया। उसी वर्ष हुए हिस्सा बांट में इस परिवार को पीछे का हिस्सा मिला था, जिसके एकांत में न जच्चा ने हल्ला मचाया न बच्चे ने। बच्चा जन्म के कुछ देर बाद रोया। अम्मा जी के खेत से बहुरने तक अम्बी ने नवजात को पोंछकर सूती कपड़े में लपेट दिया था। अम्बी की दुर्बल देह में समदर्शी विधना ने साहस भर दिया था कि उसे पीठ दिखाने वाले पुरुष के साथ बंधना था। शायद इसी साहस के चलते वो कभी बीमार नहीं हुई। कभी मौसम की हरारत हुई तो काढ़ा पीकर तंदुरुस्त हो गई। उसके लिए कोई शुभचिंतक नहीं बैठा था जो उपचार करता। उपचार तो उन स्त्रियों का भी नहीं होता था जिनके पति दुलार करते थे। गांव का एक सपूत आयुर्वेद पढ़ एलोपैथी करने लगा था। वो चिकित्सक समवयस्क भौजियों की नाड़ी देखते हुए रोमांस कर लेता था। आज हाथ पकड़ में आबा भौजी, तुहार साथ पूर्ण हुई लाला। उमकती भौजी के बहन सुन ठटा पड़ते डॉक्टर बाबू। अम्बी के धैर्य और सहनशीलता पर अचंभित अम्मा जी पौत्र की सार संभालने लग गईं। महिलाएं जुहा गईं। किसी विनोदिनी ने सामयिक विनोद किया, अम्बी तोरे तो हवा में लड़का हुईगा। हवा में नहीं, देवी भगवती की कृपा से। अम्बी ने स्थिति का सरलीकरण कर दिया। महिलाएं भ्रमित थीं। ये नवल की संतान है या नहीं, उसी का है। बच्चे ने नवल की उज्ज्वल रूप राशि पाई है। बच्चा तो शुद्ध है। बांझ होने का कलंक धुल गया। जीने का साधन मिल गया। अम्बी चराचर की कृतज्ञ हो गई। अब कुछ नहीं चाहिए। अम्बी नवल की ओर से उदासीन होती गई। वो जब भी गांव आता अम्मा जी जरूर अतिरिक्त रूप से सक्रिय हो जाती, बल्कि नवल की मुँह देखी करती कि किसी तरह वो अम्बी और जुगल से जुड़ाव बनाए। नवल की उपस्थिति से अम्बी को बाधा सी जान पड़ती। उसका दिमाग गड़बड़ा जाता। वो त्रुटियां करती और नवल उसे धोने पछाड़ने लगता। अम्मा जी बचाव कार्य में लगती। अम्मा जी ने नवल के लिए थाली परोसी तो हरे चने की सब्जी में इल्ली दिख गई। दुल्हन ते बड़ी अलाल है, ठीक से काम नहीं करती, देख जो रही। नवल अबहिन थाली फेंकत और तोर भुरकुस बनाए देत। सत्यानाश! कितनी कठिनाई से ढूंढकर कटोरी में इल्ली डाली थी कि पापी खा ले। अम्बी मनाती रही अम्मा जी की आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाएं और उन्हें इल्ली दिखाई न दे। पर अम्मा जी ने तो मरने की सुबह सुई में धागा डालकर अपना पोलका सिला था। जुगल माता पिता दोनों का समर्थक था। उसने बहुत कोशिश की माता पिता के रिश्ते में आए झोल को दुरुस्त कर सके, पर सफल नहीं हुआ। कहता, क्या करूं, मुझे तो चाचा चाची दोनों को देखना है। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसका संयम संस्कार देख बुजुर्ग पीढ़ी गदगद हो जाती। लगता नहीं ये नवल जैसे आदमी का लड़का है। गांव घर के प्रति नवल की शत्रुता बढ़ती रही थी, जबकि जुगल नवल के प्रबल शत्रुओं के भी चरण स्पर्श कर लेता। कौन सी मानहानि हो जाती है, आशीर्वाद मिलता है। चाचा को जो अच्छा लगे करें, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ। लगता नहीं नवल का लड़का है। नवल ने दिनों तक जुगल किशोर को बिसराए रखा। जुगल ने गांव की प्राथमिक शाला से 5वीं की परीक्षा सर्वोच्च अंकों से पास की। अम्मा जी ने अंक सूची समेत जुगल को नवल के सामने कर दिया। जुगल, बताओ कितना सुंदर नंबर पाए हैं। चाचा दोनों हाथों में अंक सूची थामे एक भरे गालों वाला सुंदर धवल बालक अजब भोलेपन से नवल को निहार रहा था। पता नहीं वो कैसा अद्भुत दिन था, कैसे विलक्षण क्षण। नवल को लगा ये तो उसकी अपनी चितवन है, अनुकृति। नवल के भीतर आलोड़न होने लगा। इस बच्चे से मात्र औपचारिक संबंध बनाकर नहीं रहा जा सकता। वज्र निरक्षर अम्बी के संरक्षण में छोड़कर इसका भविष्य नहीं बिगाड़ा जा सकता। और ये तो शहर में कुछ स्त्रियों से संबंध बना लिए हैं, पर उसके मार्फत संतान को जन्म देने के लिए मैं सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। घोषित संतान तो जुगल ही है, कुरूप से जन्मा खूबसूरत बेटा। नवल ने जुगल की एक सूची थाम ली। बहुत अच्छे, तुम मेरे साथ शहर में रहकर पढ़ोगे। अच्छा चाचा। जुगल के सामने एक अच्छा प्रस्ताव था। वो पिता को कौतूहल से निहारता रह गया। उसे माँ अधिक अच्छी लगती थी, पर वो पिता के प्रति जबरदस्त आकर्षण महसूस करता था। पिता के साहबों जैसे वस्त्र उसे लुभाते थे। वो जब सांझ ढले आंगन में खटिया बिछाकर लेटता और आकाश में तारों का निकलना देखता, तब अम्बी कहती,
एक तरैया पापी देखे दुई देखे चंडाल, तीन तरैया साहब देखे फिर देखे सारा संसार। साहब देखे? जुगल को साहब के रूप में पिता का चेहरा दिखाई देता। बड़ा होकर वो पिता की तरह साहब बनेगा। जब उसे अनुमान हो जाता कि 3 तारे उदित हो चुके होंगे, वह आकाश की ओर देखता। चाची, 3 तरैया साहब देखे, हम साहब। तो पिता के साथ रहने का उसे अवसर मिलेगा। यद्यपि पिता के समक्ष उसकी झिझक कायम थी, तथापि वो शहर को लेकर मोहग्रस्त हो गया। नवल के साथ जुगल जिस उत्साह से गया वो अम्बी के लिए संघात की तरह था। जुगल उसके बिना रह सकता है, यह उसकी नज़र में सरासर धोखा था। नवल द्वारा रचा गया कुचक्र। जाने क्या प्रलोभन दिया बच्चे को, जो मोह ममता त्याग चला गया। यद्यपि जुगल का नवल के साथ चले जाना वैसे अस्वाभाविक नहीं था जैसा अम्बी मान रही थी, क्योंकि आस्था के आयाम बदलकर भी नहीं बदलते, क्योंकि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो संबंधहीनता के बावजूद विश्वसनीय होते हैं। जुगल पिता के साथ नहीं रहता था, पर नवल उसका पिता है, यह विश्वास अपने आप में पर्याप्त था। फिर यात्रा का कौतूहल, स्थान परिवर्तन का चाव, नवल द्वारा लाया गया सूट बूट हैट पहनकर चमत्कृत जुगल अम्बी को आश्वासन थमा गया। चाची, अगली बेर तू ही ले चलब। अम्बी को लगा अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। अपनी रिक्ति पर वो अर्रा कर रोई। छुपाए जा दुल्हन, वह निर्मोही का जुगल से मुँह हो जाए त तोर दिन बहुरें। जुगल को शहर पहुंचकर समझ में आया उसके साथ क्या घट गया है। वो चाची से बिछुड़ गया है। वो भयभीत होकर रोया। चाची के पास जावे। नवल की इच्छा हुई इस मात्र भक्त को उठाकर पटक दे, पर वो धीरज और नम्रता बनाए रहा। जुगल, चाची के पास छुट्टियों में चले जाना, अभी तुम्हें यहाँ पढ़ना है, आदमी बनना है। शुरुआती दिनों में जुगल ने माँ के पास जाने की जिद की, फिर पिता के भय से एक अच्छे बच्चे की तरह शांत हो गया। बहुत कुछ स्वचालित प्रक्रिया के तहत होता गया। बाद में जब कुछ बड़ा हुआ, महत्वाकांक्षा ने प्रेरित किया। भविष्य बनाना है तो गांव को भूलना होगा। फिर तो बिना किसी खास परेशानी के इस तरह संयमी होता गया कि नवल की तमाम गलत चेष्टाओं को टालते हुए उसे प्रसन्न किया रहता। माँ को प्रसन्न करने की कभी ज़रूरत न हुई। अम्बी उसे देखकर स्वतः स्फूर्त हो उठती और कभी मऊहरी, कभी तस्मई बनाने में लग जाती। वस्तुतः जुगल वो अपरिहार्य सदस्य था जिसे माँ बाप दोनों प्रेम करते थे। यद्यपि दोनों के प्रेम में बुनियादी फर्क था। अम्बी उस पर अधिकार का दबाव नहीं बनाती थी, जबकि नवल प्रेम के बदले जुगल पर पूरा कब्जा चाहता था। उर्मलिया खानदान में स्त्रियों की स्थिति मजबूत कभी नहीं रही, पर अघोषित संबंध विच्छेद का प्रकरण निश्चित तौर पर पहला था। मांगलिक अवसरों पर जब अतिथि महिलाएं एकत्रित होती, तब परिवार की महिलाएं उनकी कनपट्टियों पर मुंह लगाकर कहती, इनका नवल छोड़े है। अतिथि महिलाएं चौंक जाती। इस परिस्थिति में अम्बी जीवित कैसे है, हंस कैसे लेती है, नींद आती है। चर्चारत स्त्रियां भी तमाम अभाव, अपमान, बल प्रयोग सहती थीं, पर इनका सुख ये था कि ये छोड़ी हुई स्त्रियां नहीं थीं। अम्बी अचानक अपनी चाप विहीन चाल से आ खड़ी होती। का सलाह चलित है गोई, हमों का बतावा ता हमों हंस लई। उसे भेद न बताया जाता, वो तब भी हंस लेती। उसकी हंसी में पता नहीं कैसी सहजता और आत्मीयता होती, जब लगता वो स्वयं भले ही सुखी नहीं है, पर दूसरों का सुख देखकर उसे अच्छा लगता है। वो दूसरों के आनंद में अपना उत्सव तलाश लेती है। उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन तब से हुआ जब से वो नवल की ओर से निष्प्रह हो गई। अपनी स्थिति को लेकर उसने शोक मनाना छोड़ा। यह उसकी ऐंठ या अभिमान नहीं था। वो यथास्थितवादी और संतोषी भी न थी, बस उसने परिस्थितियों पर सोचना छोड़ दिया था। इस तरह खुद को दबाव और दायित्व से मुक्त कर लिया। अपने सहोदर की कानूनी हक वाली बात उसे सदा याद रही, तो वो यहीं रहेगी और चैन से खाएगी। कानूनी हक जैसा व्यवहारिक पक्ष उसके सामने था, तथापि वो बैठकर नहीं खाना चाहती थी। अम्मा जी के बाद वो उन्हीं की तरह खेत जाती रही, देखभाल करती रही। खेत अच्छे सहायक साबित हुए। खेतों में उसका समय अच्छा बीतता था। दिन ढले बहुरती, तब महिलाएं कहती, अम्बी का मनई के बीच में नीक नहीं लागे, ऐसे खेत में माटी गोड़त बैठ रहती है। कभी चुप रहकर बात टालने वाली अम्बी अब सच कहने के खतरे उठाने लगी थी। तब मोरे कौन मन से रू बैठ है जो खेतवे जाए और हम राज करी। जिज्जी,
तुम सिंगरी बहुरिया बनी घर में रहा, दादा भाई अर्थात जिज्जी के पति के गोड़ हाथ मीजा, हम अपनी मर्जी के मालिक, काहू के हाथ गोड़ नहीं मीजी। अम्बी अपनी स्थिति को लेकर आश्वस्त रहने लगी थी। ना औलाद पैदा करने का झंझट, ना रोज रोज पति की मार खाने की दहशत। रोज ही किसी ना किसी स्त्री का किस्सा बनता था। का होइगा रहा, काहे मारिन भाई, तहिन चुप रह जाते, मनसेरुआ से त न जीत चाहिए। तो अम्बी के लिए सुनहरे दिन और चमकीली रातें नहीं थीं, पर वो अपनी तरह से जीती थी। दिन में खेतों की देखभाल करती, रात में मस्त नींद सोती। उसे भाग्य और भगवान से अधिक भरोसा खेतों पर था। पर उस वर्ष खेत भी दगा दे गए। पहली फसल अवर्षा से सूखी, दूसरी को पाला मार गया। पिछले वर्ष का अनाज नवल बनियों को बेचकर रकम बैंक में जमा कर चुका था। पेउला बखारी छूछे पड़े थे, घर में पैसा दाम नहीं था। नवल ने उसे एक पैसा नहीं दिया। तब अम्मा जी थीं, नवल से पैसे मांग लेती थीं। अम्बी के लिए जोड़ा साड़ी और दूसरे प्रबंध करती थीं। दुल्हन पहन और टिकली सिंदूर लगाओ, का राण अर्थात विधवा कस रहे होते है। अम्मा जी के आग्रह का मान रखते हुए अम्बी टिकली सिंदूर लगा लेती थी। उनके न रहने पर छोड़ दिया, दर्पण उलट कर रख दिया। वो अपने चेहरे को भूल जाना चाहती थी, पर अब पहला बखारी छूछे पड़े थे, पैसा दाम पास में नहीं। क्या करे अम्बी? कुटुंब की औरतें उसका मजाक ही बनाती थीं। अतः उनसे दान या उधार लेकर नहीं बताना चाहती थी कि वो कितनी दीन हो गई है। वो अहिरान में बन रहे पक्का अर्थात पक्का मकान में काम मांगने जा पहुंची। भ्रम में थी कि दूसरे टोला में उसे कोई नहीं पहचानेगा, पर एक बुजुर्ग ने पहचान लिया। अपना आए हैं नवल पंडित जी के मलकिन, अपना अहर के मजूरी करी या अंधेर हम ना होए देवे। अनाज चाही, पैसा चाही, सब है। हम बिच्चा नहीं ले ही, बिच्छा नहीं उधार। पूरी बात सुने बिना अम्बी लौट चली। जो नवल उसके प्रति थोड़ा भी उत्तरदायी नहीं, वो उसकी पत्नी के रूप में पहचानी जाए, ये अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है? ये पहचान मिटती क्यों नहीं? और यही नवल के साथ था। अम्बी से वो प्रयोजन नहीं रखता था, पर वो उसकी पत्नी थी। पत्नी से संबंधित प्रभाव दुष्प्रभाव उस पर पड़ना था। पहुँच मार्ग अहिरान से होकर बमनान तक जाता था। नवल और जुगल गांव आ रहे थे। चौबारे पर बैठा अहिर पाए लागी कर कहने लगा, पंडित जी घर में पैसा रख जा करी। पंडिताइन जू हमरे घर मजूरी करे आई रही, हमें तो बड़ा दुख लाग। हद कर दी इस मूर्ख औरत ने। नवल क्रोध और वितृष्णा से बेचैन हुआ और जुगल चाची के अभाव पर। नवल ने अहिर को कुछ ना कह चाल तेज कर दी। जुगल पीछे पीछे भागता आया। घर में सामरिक वातावरण बनना तय था, अक्सर होता था। नवल उपद्रव कर माहौल बिगाड़ देता था और जुगल माहौल में शांति और सद्भावना बढ़ता था। गए रही हमारी इज्जत उतारें, आज हम तुर उलरी उकेल ले। अब नवल हुंकार भरकर अम्बी पर प्रहार करने लगा। जुगल ऐसा संज्ञानहीन हुआ कि उसे बचाव कार्य में लगने की सुध नहीं आई। जुगल जब से चीज़ों को समझने लगा एक हुआ था, नवल ने अम्बी के साथ फौजदारी बंद कर दी थी। वो जुगल को लेकर बेहद सतर्क और सावधान था। उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। माता पिता के अर्थहीन संबंध को जुगल जानता था, पर इस हद दर्जे की मारपीट वर्षों से नहीं देखी थी। एक कला प्रेमी कितना क्रूर है। सितार बजाने वाले सिद्ध हाथ किस बेरहमी से प्रहार कर रहे हैं। सितार से स्वर उत्पन्न करते हुए संगीत में बड़ी निष्ठा से डूब जाने वाली सुदर्शन काया क्रोध से हाँफते हुए कैसी रौद्र लग रही है। जुगल अपनी जड़ता में देखता रहा, फौजदारी करते पिता और जमीन पर लोटती ऐंठती रही माँ को। चाचा, जुगल किस तरह चीखना चाहता था, नहीं चीख पाया। नवल का तांडव थिरा गया। जुगल ये गांव में ढुंढुरा पीट कर मेरी इज्जत नीलाम करेगी तो मैं गोली मार दूंगा। ठीक इसी समय अम्बी उठकर खड़ी हुई। उसने ठंड से बचने के लिए पिछौरी ओढ़ रखी थी, जो पहले प्रहार में दूर जा गिरी थी। उसे ओढ़ते हुए चीखी, जुगल, गोली मारे वाले का हम तलाक देते हैं, या हमसे जबर है तब मार भले ले, पे हम ऐसे जितनी नफरत करित हैं या हमसे न करत हुई। अम्बी के दुस्साहस पर तन्ना गया नवल। यह तलाक देगी, औकात है तलाक देने की, चली है तुपकदार बनने। फौजदारी का एक राउंड और खेल खेल लेता, पर जुगल की उपस्थिति में हौसला न हुआ। वो दांव हरे जुआरी की तरह अपने कमरे में घुसा और बिस्तर पर ध्वस्त हो गया।
देह चुनचुनाने लगी जैसे किसी ने मिर्च लपेट दी हो। गोली मारे वाले का हम तिलाक दे हैं, हम ऐसे जितनी नफरत करित हैं या हमसे न करत होई। तिलाक, नफरत, नफरत, तिलाक, बिलबिला रहा था नवल। तौहीन और तोहमत सह लेना पुरुष की फितरत में नहीं, किसी स्त्री के द्वारा तिरस्कृत बहिष्कृत किया जाना आदत में नहीं। तिलाक, नफरत, ये दुस्साहस इस अबला में आया कहाँ से? वो नहीं जानता था। पुरुष विनय, सहयोग, कठोरता, निर्दयता से स्त्री को नियंत्रण में नहीं रख पाया, बल्कि स्त्री अपनी समझौता परस्त पारंपरिक आदत के कारण उसका नियंत्रण मानती है। घर में कर्फ्यू। जुगल ने अम्बी को सहेजा। चाची हम हैं ना, अब चाचा मारपीट करिया तो हम लिहाज न करब, उनकर हाथ गोड़ तोड़ देव। जिंदगी शायद ऐसे कुछ आश्वासनों पर निर्भर करती है, और ज़िंदगी कैसी भी हो लोग जी लेते हैं। जुगल ने अम्बी को बाहों में घेर लिया। अम्बी रो दी। लगा बहुत थक गई है। जुगल ने ठीक समय पर संभाला है। देख ली है जुगल, या अधर्मी ढहक ढहक मरी। अम्बी के श्राप का असर था या नवल के कुकर्मों का दोष। वो बीमार हो गया। ताप, कमजोरी, वजन गिरना। तमाम जांचों के बाद वो जिले का पहला HIV पॉजिटिव प्रमाणित हुआ। इस पहले मरीज को लोकल अखबारों ने प्रमुखता से छापा। नवल परेशान हो गया। बीमारी को लेकर कॉलेज परिसर में क्या प्रतिक्रिया होगी? उसने परिसर में इसीलिए तो क्वार्टर नहीं लिया कि पत्नी को साथ में क्यों नहीं रखते जैसे सामाजिक प्रश्न पूछे जाते थे। वो अपना व्यक्तिगत किसी को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए टिकुरिया टोला में कमरा किराए पर लेकर रहा। मकान मालिक की विधवा बहू से संबंध बना लिए। जुगल साथ में रहने लगा। तब उसने मकान बदल कर संबंध खत्म कर लिए। परिणाम सामने था। चिकित्सक ने जुगल से कहा कि आपको अपनी और अपनी मदर की जांच करा लेनी चाहिए, प्रिकॉशन इसकी ज़रूरत नहीं है। जुगल माता पिता के अलगाव का खुलासा न कर सका। नवल घबरा गया था। कहीं जुगल को? नहीं, जुगल को कुछ नहीं होना चाहिए। सच कहा जाए तो वो जुगल का सामना नहीं कर पा रहा था। वो जुगल की नज़रों में आदर्श छवि नहीं बना सका था, पर उसकी नज़रों में गिरने से डरता था। उसे बीमारी से अधिक चिंता ये थी कि उसके मरने के बाद जुगल पूरी तरह से अम्बी का हो जाएगा। पराजय बोध से नवल संतुलन खोने लगा। कहाँ चले गए थे जुगल? जाओ यार दोस्तों में महफिल जमाओ। थोड़ी देर हो गई चाचा। मेरे मरने के बाद ही आते? यही सोच रहे हो ना, मैं मरूं तो तुम्हें मुक्ति मिले। मुझे कभी सुख नहीं मिला, जान लो। पत्नी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है और वो कायदे की ना हो, तब ज़िंदगी किस तरह बाधित होती है तुम नहीं समझोगे। मेरी ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मुझे दुनिया की सबसे कुरूप औरत के साथ बांध दिया गया था। चाचा वे मेरी माँ हैं, इसीलिए उसे घर से बेदखल ना कर सका कि वो तुम्हारी माँ है। इसीलिए दूसरा विवाह ना कर सका कि मैं तुम्हारे लिए कोई बाधा पैदा नहीं करना चाहता था। जुगल तुम मान सको तो मान लेना, मेरी ज़िंदगी में यदि कुछ रहा है तो वो तुम हो। हाँ मुझे मालूम है चाचा, आप ये सब मत सोचिए। आपको आराम की ज़रूरत है, चलिए गांव चलते हैं। मुझे लगता है मैं आपकी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस औरत की सेवा लूँ जो सहन नहीं होती? सेवा मैं करूँगा। अब तक खाना आप बनाते थे, अब मुझे बनाना पड़ता है। मैं ठीक से बना नहीं पाता। 2 माह बाद इम्तिहान है, पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ये जो कोई ना कोई कुशल क्षेम पूछने के बहाने आ जाते हैं तो हम उस पूछताछ से बच जाएंगे। नवल देर तक औंधा पड़ा रहा, फिर बोला, जुगल सामान बांधो, गांव जाएंगे। नवल ने जुगल की समस्या का हल निकाला या लोगों की सवालिया निगाहों से बचने का तरीका ढूंढा, या गांव के उस सबसे आलीशान मकान में रहने का मोह बाकी था जहां वो सेवानिवृत्ति के बाद रहता। उसे मालूम था उसकी घर वापसी को कोई महत्व नहीं मिलना है, पर वो आ गया। वो अब तक अपनी विचित्रताओं के कारण जाना जाता था, अब विचित्र बीमारी के कारण जाना गया। गांव वालों ने एड्स का नाम दूरदर्शन पर सुना था, पर बीमारी की सही जानकारी उन्हें अब मिल रही थी। लोगों ने नवल का बहिष्कार कर दिया। शिक्षित जागरूक लोगों ने समझाया कि ये बीमारी संक्रामक नहीं होती, पर गांव वाले नहीं माने। बीमारी संक्रामक नहीं है, तब भी सावधानी बतौर इस घर से दूर रहना है। कोई सद्भावनावश पहुंच जाता तो नवल शक्ति भर चीखता, मैं मर रहा हूँ और लोग मनोरंजन करने आ रहे हैं। जुगल कौन है दरवाजे पर? तुम किसके साथ पंचायत करने लगे? क्या मुझे भूखा मारोगे? जा रहा हूँ चाचा।
जुगल आगंतुक को लौट जाने का संकेत कर साइकिल ले जलेबी समोसा लेने चला जाता। नवल अम्बी का बनाया खाना नहीं खाता था, थाली उठाकर फेंक देता। जुगल ये गोबर नहीं खाऊंगा, जलेबी समोसा खाने की इच्छा है, अमरपाटन जाकर ले आओ। चाचा, बाजार की चीज़ें खाना ठीक नहीं। ले आओ। नवल की लंबित पड़ी साध थी या अंतिम दिनों में इंसान हठी हो जाता है, या जाते जाते भी अम्बी को सता लेना चाहता था। पिता की अंतिम इच्छाओं की पूर्ति हेतु जुगल साइकिल पर 12 किलोमीटर दूर अमरपाटन जाता तो लोग करुणा से भर उठते। लगता नहीं नवल जैसे जड़ आदमी का बेटा है, रोज देखते हैं कुछ ना कुछ लेने चला जा रहा है। जुगल अमरपाटन गया हुआ था, इधर नवल पता नहीं किस पीड़ा छटपटाहट से क्रंदन कर रहा था। वारे जुगल, आज मेरे मरने के बाद आएगा क्या? कहीं महफिल जमाए होगा। आंगन में बैठी अम्बी उसका क्रंदन सुन रही थी। होता ये था कि नवल अपने किसी वस्तु को ढूंढता रहता था और अम्बी जानते हुए भी नहीं बताती थी कि चखो मजा। पर आज उसे क्या हुआ? द्वार की ओट में जाकर खड़ी हुई। हाँ, लूकी त तोर मुँह बार दे, सब तोरे कारण। तय ना ऐसन कुरूप होते, ना हम गलत राह पकड़ित, ना हमार गति होत। अर्थात जलती लकड़ी से तुम्हारा मुंह जला देंगे, सब तुम्हारे कारण हुआ। ना तुम इतनी कुरूप होती, ना हम गलत रास्ता पकड़ते, ना हमारी ये गति होती। अम्बी का जी चाहा कह दे, अब आपन मुंह बारे के तैयारी करा, पर इस मरते हुए को क्या सताना। ये जैसा भी रहा, दुख इसने भी सहे, पूरी उम्र बेचैनी में बिताई, पूरी जिंदगी तो इसे भी नहीं मिली, सुखी तो ये भी नहीं रहा, तो अब इसकी तकलीफ़ कम हो और ये शांति से मरे। अम्बी खामोश चाल से आंगन में आई और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। इधर जाप चल रहा था, उधर नवल घिसटता हुआ शौचालय गया और वहीं अंतिम सांस ली। कॉलेज परिसर में वो अपने बेदाग झकाझक सफ़ेद वस्त्रों के लिए जाना जाता था। आज वस्त्र गंदगी में सन गए। जुगल समोसा जलेबी लिए हुए आया, तब तक नवल यह लोग छोड़ चुका था। चाची, चाचा तो। संकेत ग्रहण कर अम्बी ने मुक्ति की सांस ली। इस मुक्ति की आस में उसने बरस गुजारे थे। उसके भीतर एकाएक वर्चस्व और अधिकार का भाव जाग उठा। अब इस घर में उसकी प्रभुता होगी। अधिक सोचने का वक्त नहीं था। मौत वाले घर में काम बहुत बढ़ जाता है। वो सक्रिय हो गई। जुगल, बहुत काम समेटना है। सूचना पाकर लोग दुआरे शोक संवेदना व्यक्त करने आने लगे। कुटुंब की महिलाएं अम्बी को घेर कर ऊंचे स्वर में रोने लगीं। अम्बी वर्षों पहले रोना छोड़ चुकी थी, तो पति की मौत पर भी नहीं रोई। वो परंपराओं को खंडित नहीं करना चाहती थी, पर मुक्ति पर्व पर रोना नहीं आ रहा था। क्या करती? महिलाएं उसे रुलाने का प्रयास करने लगीं कि लोक लाज के लिए गुहार मार दे। उर्मलिया खानदान की नाक न कटाए, पर यह तो समझती नहीं। परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला ने उसे झकझोर डाला। रोए दे रे जुगल की महतारी, छाती की भड़ास निकल जाई, क्या सोचती है? अम्बी कहने वाली को कुछ देर स्थिर दृष्टि से देखती रही, फिर बोली, सोचित हन काकी, भला भा जो मनई हमसे छरकत रहा, अर्थात छिटकता रहा, नहीं तो या जो एड्स बगरा है हमऊ का हुई जात, हमऊ ढहक ढहक मरित, हमार जुगल अनाथ हो जात। अबे तो हमें जुगल के काज ब्याह करे का है, बहुत जिम्मेदारी है। महिलाओं ने अचंभा अब तक न देखा था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।